अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मैदान तो मार लिया। अब देखना ये होगा कि ये पंजाब को चला पाते हैं या नहीं, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे। हमजा शहबाज भी 3 मरतबा वज़ीर आला बने, मगर सीट नहीं मिली उनको। काफ़ी गहमो गहमी रही, अदालतों में गए, दोनों पार्टी अदालतों में गई, तो कुछ नहीं बनना वज़ीर आला का। अब मैदान वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मार लिया है, कप्तान के हीरो ने। तो काफ़ी एहतजाज भी किए गए और कल यौम तशक्कर भी मनाया गया लाहौर लिबर्टी मार्केट में। और राना सनाउल्लाह के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं कि 25 तारीख को फिर दोबारा याद किया जाएगा। अभी एक बयान चल रहा था मौलाना फजल रहमान का, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे, और उसके बाद हुकूमत अपना मुद्दत पूरी करेगी, और जब हम चाहेंगे तब जाके इलेक्शन होंगे। कप्तान कुछ नहीं कर सकते। इसी वाले से बात करते हैं रज़ा मुस्तफ़ा चौधरी साहब से, जो तहरीक के पंजाब काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं। इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र। सर, आप काफ लीग से हैं, तो चौधरी साहब आ गए हैं, तो अवाम की तो बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। क्या समझते हैं ये कि पंजाब को ठीक कर पाएंगे, जो पंजाब का 3 माह से 4 माह से वज़ीर आला के बगैर चल रहा था? अब क्या समझते हैं, ये चलेगा पंजाब के नहीं? देखें, एक तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 4 माह से जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर और फिर पंजाब के अंदर भी, ये होना नहीं चाहिए था। सियासी पार्टियों को कभी भी अपने मामलात जो हैं वो इस हद तक इस नहज पे नहीं लेके जाने चाहिए कि उनको बिल्कुल वो एक बंद गली में चले जाएं और उनके पास फ़ैसला साजी का जो है वो एक मेयार ही ना रह जाए, और फिर वो अल्टीमेटली देखें जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये इनको मिल बैठ के सबको ये फ़ैसले कंसेंसस के साथ एक जगह पे इस तरह के पार्टियों के रवाबत आपस में होने चाहिए कि जहाँ पे कोई भी अगर इशू आए तो उसको मिल बैठ के इनको हल करना सर, चाहिए। क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ठीक नहीं दिया? कानून के ख़िलाफ़ है, या उनका वो तो कहते हैं जी फुल बेंच बनना चाहिए था, फुल बेंच बना नहीं है, तो जजेस ने फैसला अपना सुना दिया। अब वो कहते हैं जिन्होंने जजेस इनके अपने थे, हम अदालतों में जाएंगे, दोबारा रिट करेंगे। तो क्या समझते हैं इसके बारे में? देखें, पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री को आप देख लें, तारीख़ बड़ी पड़ी है आपके यहाँ फ़ैसलों की। मैं खैर उस डिबेट में मैं नहीं जाऊँगा कि फ़ैसला ठीक है या गलत है, लेकिन हाँ, इस फ़ैसले की क्रेडिबिलिटी के लिए मेरे ख़्याल से अगर फुल बेंच अगर या फुल कोर्ट बन जाता तो उसमें कोई मज़ायका भी नहीं था। लेकिन बहरहाल ये एक उसी तरह से एक फ़ैसला है जैसे पहले फ़ैसले आते हैं। जैसे इसी जजेस में से उसमें दो जजेस और थे, 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान को फ़ारग करके घर भेजा था। यही तो मसला था ना, वो खान साहब यही कहते थे, सब यही कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट निगरानी के चक्करों में थे, तो जब अदालतें रात 12 बजे से खुल गई, अब हमारी दफ़ा भी रात 12 बजे अदालतें खुली, तब इनको मसला है क्या? असल में ये खैर एक तो ठीक हुआ है कि इमरान खान का ये गिला तो ख़त्म हो गया कि रात 12 बजे अदालतें खुली, उनके लिए 1:30 बजे खुल गई। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, हमारे यहाँ ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए, और ये रवायत ख़त्म करनी है आप लोगों ने, हमने मिलजुल के इस आवाम को शऊर दे के कि जब अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ैसला आए तो हम उस पर मिठाइयाँ खाने बैठ जाते हैं। जब वही लोग बैठ के आपके अगेंस्ट कोई फ़ैसला दे देते हैं तो तब आप कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, सर, हमारे साथ ये भी तो ज़्यादती देखिए की। ना, नून लीग भी ना ज़्यादती की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था, सारी कबीना इकट्ठी होगी इस्लामाबाद में, तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की उन्होंने, अदले के ख़िलाफ़ बातें की उन्होंने कहा जजेस ये हैं, पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? असल में मेरे भाई, ये जो आपका सवाल है ना, इसमें मुझे ये बताएं कि जजेस के ख़िलाफ़ बातें इस पाकिस्तान में करता कौन नहीं है, फ़ौज के ख़िलाफ़ करता कौन नहीं है, कौन है जो अदारों के ख़िलाफ़ बातें नहीं करता है? जब ये अदारों की गोद में बैठे होते हैं, जब ये उनसे अपनी सारी हदायत ले रहे होते हैं, जब जब उनका इनके कंधों पे हाथ, किसी भी, मैं उसमें तफरीक में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि कोई एक सियासी पार्टी, जब किसी के कंधे पे हाथ होता है तो वो कहता जी बल्ले बल्ले मेरी तो मतलब उसको कोई उस पर एतराज़ नहीं होता है। कोई भी फ़ैसले कहीं से आ रहे हैं,
मतलब हम आपको पता है कि पिछले 3 साढ़े 3 साल 4 साल इमरान खान को सुबह उठ के पता चलता होता था कि रात को फैसला क्या हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि तब सब अच्छा था। जब कुर्सियां जाती हैं, ख्वाह वो नून लीग हो, पीटीआई हो या कोई भी जमात हो, जब कुर्सी जाती है तो इनको फिर अदारों के ख़िलाफ़ भी बातें याद आ जाती हैं। फिर मुखालफ धड़ा जो होता है वो अदारों को ऑफ़र करना शुरू कर देता है कि अब आप इनको छोड़ें, हमें ले लें। जब तक ये खेल बंद नहीं होगा, इस पाकिस्तान में यही तमाशा लगा रहना है। जहाँ तक आपकी बात है इस वज़ीर आला के इंतखाब की या उसके बाद की सूरत हाल की, तो मैं हमेशा से एक बात का कायल रहा हूँ कि ख्वाह नून लीग इक़्तिदार में आए, पीटीआई आए, काफ लीग आए या पीपल्स पार्टी आए या कोई भी पाकिस्तान की जमात अगर इक़्तिदार में आए, तो हमें बहसीयत पाकिस्तानी सबसे पहले उसके लिए दुआ गो होना चाहिए कि ये कामयाब हों, क्योंकि वो कामयाब होंगे तो पाकिस्तान की आवाम की भलाई होगी। लेकिन अगर हम रस्सा कशी में लगे रहेंगे, एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहेंगे, सर तो ये कभी भी ये भी देखे ना, ये इतना बड़ा वाक़ई हो चुका है। ठीक है, अब ये नारे लगा रहे हैं, अब कहते हैं जी खान साहब लोग इस पे ले आया है, क्या नाम, गालियाँ निकाल रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। गाली तो इन्होंने शुरू किया ना, गाली निकालना फ़ौज को, अदलिया को। जब नवाज़ शरीफ ये लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे लॉन्ग मार्च के लिए, पहला बयानिया उनका था, स्टार्टिंग उनकी थी। मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, सब गालियाँ दे रहे थे उस टाइम। खान तो बाद में की बात है, ये तो खान साहब की तो। देखें, बात यह है कि आपने रोज़ा ज़ोहर टाइम तोड़ लिया या असर के टाइम तोड़ लिया, रोज़ा तो तोड़ लिया ना। जब आपने बात किसी ने पहले कर ली या किसी ने बाद में कर ली, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मेरा कहने का मकसद है कि इनको ये तनकीद अदारों के ऊपर नहीं करनी चाहिए, ख्वाह कोई भी लीडर हो। मैं उसमें ये इस तफरीक में तो मैं जाता ही नहीं हूँ कि नून लीग को कोई छूट मिलनी चाहिए या पीटीआई को कोई छूट मिलनी चाहिए। अदारों का एहतराम होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह एहतराम होना चाहिए जिस तरह वो इक़्तिदार के अंदर बैठ के उनका एहतराम करते हैं जब इक़्तिदार से बाहर आएँ। और दूसरी तरफ मेरे ख़्याल से अदारों को भी, हमारे पाकिस्तान के मुक़्तदर क़ुव्वतों को भी अब ये सोच लेना चाहिए कि ये पसे पर्दा जो खेल खेले जाते हैं इनको बंद हो जाना चाहिए। इससे पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होता है, किसी का कुछ नहीं जाता है। मैं हमेशा ये बात बड़े खुले डुले अंदाज से कहता हूँ, आप मुझे पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली के अंदर कोई एक बंदा ऐसा दिखा दें जो करोड़ोंपति नहीं होता है। उनकी सेहत पे क्या असर होना है? जो भी खींचातानी होगी, रुपया यहाँ पे भी गरीब पे तो जाएगा। सर इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता ना, जाहिर सी बात। उन्हें हम लोगों ने जेब से पैसे देने हैं ना। जब बात, मेरा कहने का मकसद है कि जब उनकी सेहत पे कोई असर नहीं होना, ये सोचना इस अवाम ने है। इस अवाम ने सोचना है कि वो इस खींचातानी की सियासत में किस हद तक अपने कंधे फ्राहम सर करते हैं। वैसे एक आपकी बात काट रहा हूँ, अवाम ने तो फैसला कर लिया है। जैसे मरीम नवाज जलसों में कहती थी, सरगोदा जलसों में कहा, काफ़ी मुल्तान में भी ये कहा है कि जी खान को हम बताएंगे, ज़िमनी इलेक्शन में बता देंगे, पानी का पानी, दूध का दूध। अवाम किसके साथ खड़ी है? अवाम ने तो साबित कर दी है कि अवाम किसके साथ है। आपके सामने रिजल्ट है। बिल्कुल, वो रिज़ल्ट सारी दुनिया के सामने है। उसी रिज़ल्ट का नतीजा है कि आज मेरी पार्टी के कायद जो हैं वो वज़ीर आला बने हुए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आपने अगर पाकिस्तान के निज़ाम को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है तो फिर वो इलेक्शन जीतने के बाद इतना बड़ा मैंडेट, मतलब 20 अगर हलकों का इलेक्शन हो रहा है तो 15 हलके अगर आप जीत रहे हैं तो इतना बड़ा मैंडेट लेने के बाद आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका क्या कसूर है कि उसके ऊपर अगले दिन ही आप बंदूकें तान लें कि जी आप सर वो रिज़ाइन भी तो नून लीग का लगाया हुआ था ना। बात मेरे नहीं, वो आपकी ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। वो इमरान खान का लगाया हुआ था। बात यहाँ पे मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे आप बताएं कि ज़ियाउल हक को किसने लगाया था, मुशर्रफ को किसने लगाया था? अल्टीमेटली वो जिनके लगाए हुए थे उनके साथ क्या हुआ, इस बहस में आप चले ना जाएं कि किसने किसको क्या कहाँ पे लगाया है। चीज़ ये है कि जब एक बंदा आपके उस मनसब पे बैठ जाता है जिस मनसब पे वो बैठ के अपना इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन के अंदर आप 15 सीटें 20 में से जीत जाते हैं, क्या ऐसी वजह है जहां आप कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इस्तेहकाम नहीं आता, अदारे चलते नहीं हैं या सिस्टम को नहीं चलने दिया जाता, वो ये रवैये होते हैं जो सिस्टम को नहीं चलने देते। मैं ये समझता हूँ कि
इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे नज़दीक वो ये है कि इन सब पार्टियों को किसी भी सॉफ्ट इंटरवेंशन से नहीं, किसी भी सॉफ्ट वो दबाव से नहीं, इनको खुद से अपनी अकल से काम लेते हुए इनको सबको आपस में मिलके बैठना चाहिए। इमरान खान को भी ये ज़िद छोड़नी चाहिए। नहीं सर, वो तो तैयार, उनके बयान आ रहे हो तो कहते हैं मैं तैयार हूँ, कहते हैं मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, वैसे मैं तैयार हूँ सबसे बात करने के लिए। देखें मेरे भाई, चोर और जो है पाक साफ, इसका फ़ैसला क्या मैं खुद ही कर सकता हूँ? मैं क्या खुद ही इस बात का फ़ैसला करूँगा कि मैं चोर नहीं हूँ और दूसरा चोर है? जब आपके पास हुकूमत थी, इतना सब सारा कुछ था, तो वो चोर साबित तो खैर ना कर सके आप उनको। कहने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि जब तक आप ये चोर सिपाही का खेल नहीं छोड़ेंगे ना, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आना। और एक चीज़ मैं आपको, आपके तवसत से, चूँकि आपका ये कैमरा एक बहुत ताकतवर चीज़ है, ये लोगों को अवेयरनेस देने वाला कैमरा है, ये आपका माइक जो है, ये इससे लोगों के पास एक आवाज़ जाती है। आप इसको अच्छे या बुरे किसी भी उस फोरम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपके इस कैमरे के और आपके इस माइक के तवसत से अपने जो अरबाब इख्तियार हैं, या जो जितने भी इस टाइम हुकूमतें हैं, या जितने भी इस टाइम अपोजिशन में बैठे बड़े लोग हैं, मुझे आप ये बताएं कि बलूचिस्तान और जो जनूबी पंजाब में इस टाइम सैलाबी कैफियत है, जो सैलाबी सूरत हाल है, जहाँ पे जो जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान पहले से ही एक पसमानदा इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे जो लोगों के साथ जो जिस किस्म के इस टाइम हालात पैदा हुए हैं, क्या हमारी पार्टियों को, बेशक उसमें नून लीग हो, पीटीआई हो या काफ लीग हो, क्या हमें आए दिन योम तशक्कर खेलना चाहिए या उन लोगों की खिदमत करनी चाहिए जाके? सर आपकी बात ठीक है, खिदमत करें, बल्कि ये किसी पार्टी को कोई फिक्र नहीं, अभी तक किसी का बयान नहीं आया किसी बड़े का। जब ये इस बात का किसी को फिक्र नहीं है, तो फिर जिनको जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ना, जो शेर आया के नारे लगाते हैं, और जो जनाब मुर्शद और मुर्शद के नारे लगाते हैं, उनको ये फिर सोचना है, उनको फिर अपना एहतसाब करना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। जब तक मैं पहले आपके साथ बात हो रही थी, तो मैं एक बराबरी पार्टी के जवाद अहमद की बात कर रहा था। उनका एक स्लोगन है 99%। उनका कहने का मकसद है कि पाकिस्तान को, जब से पाकिस्तान बना है, 1% रूलिंग एलीट है जिसने पाकिस्तान को आज तक रूल किया है। बाकी 99% में से मैं ये समझता हूँ कि 30-35% लोग भी जब अपने बारे में सोचना लग जाएंगे ना, तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। जब तक हम लोगों ने सिर्फ जिंदाबाद के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगा के अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनसे भी महरूम हो के जब तक हमने अपने घरों में जाके बैठ जाना है, तो ये सिस्टम इसी तरह खींचातानी चलती रहनी है। इसमें ये सारा कुछ होता रहेगा यूं ही। ये अवाम को अपने हकूक़ के लिए ख़ुद सोचना है, ख़ुद उठना है, ख़ुद मतवसत तबके से, ख़ुद उन्हीं 99% के लोगों में से जब तक अवामी नुमाइंदे मुंतखब हो के इक़्तिदार के मनसब पे या ऐवानों में नहीं जाएंगे, तो मेरे ख़्याल से मैं बहुत ही माजरत के साथ इस कौम के हालात यही रहेंगे। सर खबरें आ रही हैं, क्या नाम है, तारिक बशीर चीमा को निकाल दिया, क्या सच है ये? वो काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं और आगे भी उनके साथ चलने वाले थे, तो वो तो छोड़ के जा नहीं सकते थे। रीज़न निकाला गया है या छोड़ के गए हैं? देखिए, ये मैं इसको एक अच्छा इकदाम समझता हूँ, देर आए दुरुस्त। देखें, पार्टी जब एक होती है तो उसमें आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता है। शुरू दिन से हमने इस पे बहुत तनकीद सही है हमारे ऊपर। हम जब भी किसी जगह पे कोई बात करते थे, हम जब भी कुछ लिखते थे, कम से कम मैं अपनी आपको बात बताता हूँ, तो हमें बजाय इसके कि कोई उस पर कोई तामीरी बात की जाए, हमें आगे से फट से जवाब आता था कि जी आप किस दड़े में हो। इस दड़ेबाजी को ख़त्म होना चाहिए था, ये मजाक बंद होना चाहिए था। ये ऐसा नहीं हो सकता था कि आपकी एक पार्टी हो और उसके 2-3 बंदे जो हैं वो किसी एक हुकूमत को जो है वो सपोर्ट कर रहे हों
और बाकी सारी की सारी पार्टी जो है वो अपोजिशन में बैठी हो। ये एक अच्छा इकदाम है। मुझे अभी मैं देख रहा था सेंट्रल वर्किंग कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी तारक बशीर चीमा साहब को उन्होंने अपने ओहदों से फारग किया है। ये सर इसकी अफसोसनाक भी है इसकी एक लिहाज रीज़न से। रीज़न क्या बनी आखिर? कोई तो वजह भी होगी ना, वजह बगैर कोई नहीं निकालता। इस लिहाज से एक एक ये अफसोसनाक भी है कि ये जितनी देर से इकट्ठे चले आ रहे थे, ये एक वैसे तो ये मैं इसको ये समझता हूँ कि ये सियासी मसले से ज़्यादा ये एक ख़ानदानी मसला था जिसको लोगों ने जो गेम चेंजर टाइप लोग हैं उन्होंने जाके यहाँ पे ख़ानदानी उसमें मामलात में मुदाखलत की और उसको जाके सियासी तौर पे इस्तेमाल किया। अच्छा सर, मुझे वजह जो आपने पूछी है तो मेरे भाई उसकी वजह तो अब पाकिस्तान की गायें भैंसें भी जानती हैं कि इसके पीछे वजह क्या थी। जब सर एक ही घर आप में दो भाइयों की लड़ाई शुरू हो गई है, तो अब कामयाबी किसको मिलेगी? देखें पूरी की पूरी पार्टी जो है आप देखें पीछे देखने में जो आपको आया है चंद दिनों के अंदर आप देख लें, हमारे 10 MPs थे पंजाब के, 10 के 10 ने वोट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कहने पे दिया। हाँ, अगर वहाँ पे डिवीज़न होती, अगर वहाँ पे कोई 2-4 बंदे इधर उधर होते तो फिर भी आप बात करते कि इसमें कोई है। मेरे ख्याल से पार्टी जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बयानिए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़ी है। तो इसलिए उनका मेरे ख्याल से ये एक मैं इसको बावजूद इसके कि ये एक ख़ानदानी फैक्टर भी था, एक बड़े भाई छोटे भाई कज़न्स हैं वो, लेकिन हम भाइयों की तरह उनके बीच में जो मतलब दहाइयों से चली आ रही मोहब्बत थी, एक इत्तेफाक था, सारा कुछ था, उसके लिए उसके टूट गया है सारा कुछ अब। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो मैं समझता हूं कि ये अफसोसनाक है। लेकिन सियासी तौर पे ये फ़ैसला ठीक है, ये वक्त का तकाजा भी था और ये फ़ैसला होना सर चाहिए। जरदारी साहब आए, बहुत बड़े गेमर हैं वो, कराची से लाहौर में आए और मंडी लगाई है यहाँ पे आके खरीदो फरोख्त की। क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये जितनी भी खरीदो फरोख्त हुई है कि पैसा उनको मिला है? उनको कहते हैं जी पैसा साबित करें अगर पैसे दिए MP MNA को खरीदने को लिए। और जब नून लीग के वहाँ पे MPs MNAs इकट्ठे थे स्विस होटल में, 2-3 MP MNA वाशरूम में गए, वापस नहीं आए, तो उनको वहाँ पे कैद किया हुआ था कैदियों की तरह। और PTI के जो थे वो PC होटल में थे, उनको भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो क्या समझते हैं कि पैसे उन्होंने दिए होंगे, खरीदे होंगे, खरीदो फरोख्त हुई होगी, मंडी जो लगी हुई थी? देखें मैं एक बड़ा ही रियलिस्टिक बंदा हूँ, मैं मफरूज़ों पे बात करने वाला बंदा नहीं हूँ। दोनों साइड मंडियाँ पैसे ये वो करती हैं, लेकिन तो कहने का मकसद ये है कि जब ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, खैर ये पैसे उसने लिए उसने दे दिए, ये साबित आज तक कोई किसी को नहीं कर सका, तो इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूँगा। जहाँ तक आपने बात की बसों की, जहाँ तक आपने बात की होटल्स के अंदर इनको ठहराने की, तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या किसी जमहूरियत की हो सकती है? ये मैं किसी भी पार्टी को उसमें वो मैं उसको इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, किसी भी पार्टी को उसमें से निकालूंगा नहीं, सब के सब बशमूल मेरी पार्टी भी। जब आपके नुमाइंदे जो हैं जो जीत के आते हैं, जब उनको उनके ऊपर ही आपको एतमाद नहीं है और आप उनको कैद करके होटलों के अंदर सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो बाहर निकल के बिक ना जाएं, कहीं वो बाहर निकल के किसी दोंस और धांधली किसी दबाव का शिकार ना हो जाएं, तो फिर आप ख़ुद अपने आप से सियासी पार्टियां सवाल करें कि आप जमहूरी तौर पे कहाँ पे खड़े हैं। आपकी जमहूरी इखलाकियात, आपके एथिक्स कहाँ पे खड़े हैं, नंबर एक। दूसरा मेरा इस पे ये आर्गूमेंट है कि आप इन सब MPs के पास किसी गरीब आदमी को भेजो, वो गरीब आदमी इनसे कहे कि चलें जी मेरे साथ बस पे बैठ के मेरा काम करवा दें किसी फलाने शहर से, कभी नहीं जाएंगे। कोई बस के अंदर बैठ गया तो आप मेरा नाम बदल देना। सर ये है इस पाकिस्तान की सियासत और ये है इस पाकिस्तान के सियासत के नुमाइंदे। जब तक इस कौम ने, मैं फिर वहीं पे आऊँगा, जब तक इस कौम ने उनके होटलों के बाहर भी जिंदाबाद के नारे लगाने हैं तो उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर नून लीग तो बदनाम हो ही गई, ठीक है, उसका फ्यूचर अब पता नहीं अब क्या होगा आगे जनरल इलेक्शन में। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, बहुत बड़ा फैसला था, पूरी कौम की नज़रें
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। तो जरदारी साहब सालगिरह मनाने चले गए, दुबई में चले गए। तो ये भी कोई साजिश हो सकती है इसके बारे में, हालांकि वो जाना नहीं चाहिए था उसको। देखें जी, ये पीडीएम का अपना अंदर का मामला है। इस पे मैं वो एक पार्टी के हेड हैं, वो एक इंसान भी हैं। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, अगर वो कोई काम ऐसा करते हैं, उनका कोई ऐसा एक्ट होता है जिससे इस आवाम के ऊपर उसका अच्छा या बुरा असर जाता है, तो उस पे हम मेरे ख्याल से बात कर सकते हैं। सर एक आप शख्स की सियासतदान होने के साथ साथ उसकी एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी होती है, और बाज़ दफ़ा आपको पसे पर्दा नहीं पता होता, उनके कोई फैमिली मैटर्स, उनके कुछ सौ मामलात हो सकते हैं। मेरा ख्याल है इस पे कोई कमेंट करना नहीं बनता। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? अब जरदारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी की पंजाब में गवर्नमेंट बना सकेगी कि नहीं? क्योंकि आंखें तो उनकी जुमाई हुई हैं यहाँ पे पंजाब पे, जैसे बर्बाद किया कराची को, तो पंजाब पे भी तुले हुए हैं अब। देखें, अभी तो खैर आपका ये सवाल जो है ना, ये अकल के घोड़े जो हैं बहुत ही कोई कोसों मीलों दूर दौड़ाएं तो तब नज़र आता है। अभी तो ये बात कहीं भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपके सामने है। अगर पीपल्स पार्टी और की वो वाली ताकत होती जब जो कभी थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जब एक पेज पे आ गए थे तो उनको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता। लेकिन आपके सामने रिजल्ट है। सर जरदारी ने आज तक किसी का साथ दिया नहीं है, अगर साथ दिया भी है तो किसी मकसद होता है या लालच होती है। अब नून लीग को उसने आगे कर दिया, बिलावल साहब को कहाँ पे पहुँचा दिया, नून लीग फिर पीछे आ गए, बैक आगे पीछे, तो जरदारी साहब फिर भी आगे हैं। देखें, मेरे एक मैं अपने पार्टी लीडर चौधरी परवेज़ लाई साहब का ही एक बयान है, मैं उस पे ही आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। उनके बकौल तो जितने वादे या यारी जरदारी निभाता है, कोई भी नहीं निभाता। तो लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जो है, यहाँ पे सिर्फ मुफादात चलते हैं। आप ये देखें कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को आखिरी रात तक पीडीएम अपना वज़ीर आला बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश करती रही है। उन्होंने इलेक्शन वाले दिन भी गाड़ियाँ गई हैं वहाँ पे उन्होंने मुलाकात हर के लिए। तरह की कोशिश की है, लेकिन जब वो दाल नहीं गली तो अगले दिन से, या अब आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, मैं इंतहाई माजरत के साथ ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कहा जा रहा है कि जी पंजाब के सबसे बड़े डाकू। तो क्या जब आपकी गाड़ियां भाग भाग के जा रही थी ज़हूर इलाही रोड पे, या गुजरात या इस्लामाबाद या कहीं भी, तो तब वो आपके लिए वो नहीं थे? तब तो आपने आखिरी सेकंड तक उनको अपना वज़ीर आला बनाने के लिए ज़ोर लगाया। तो यहाँ बात सिर्फ मैं आपसे यही कर रहा हूँ कि जितनी देर तक इस कौम ने इन इश्यूज़ की सियासत पे नहीं आना है, उतनी देर तक मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलता है। सर आप भी काफ़ी के सीनियर रहनुमा हैं, अगर आप नून लीग से आपको कोई ऑफ़र आती है, पैसों की ऑफ़र आती है 50 करोड़ की, जैसे मंडियाँ लगी हुई थी, टिकट की भी ऑफ़र आती है, तो क्या सोचेंगे? दिल तो करता है यार पैसे हों, लेके दुबई दौड़ जाएँ, काफ़ी गैप ही हैं ऐसे, तो क्या समझते हैं आप, ऑफ़र कबूल करेंगे? देखें, ये तो एक खैर ऑफ़र्स आती हैं इलेक्टेड बंदों को, एक तो दूसरा नहीं, आप नए बंदों की भी ऑफ़र आनी शुरू हो जाएगी अब। अल्लाह पाक का दिया हुआ बड़ा कुछ है। मैं एक सर उनके पास भी कोठियाँ बंगले हैं जिनको ऑफ़र की गई हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि कफन की जेबें नहीं होती हैं। मुझे जितना अल्लाह पाक ने दे दिया हुआ है ना, मैं इस पे अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। हाँ, आपका किरदार ज़िंदा रहना चाहिए। कल को अगर मैं इस दुनिया में ना हूँ तो कोई बंदा नाम ले तो साथ गाली ना दे, बस यही ख्वाहिश है। सर एंड पे कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सियासत के हवाले से और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से? मेरा मैसेज अपने सुनने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए हमेशा से एक ही मैसेज होता है। जब भी मैं अपनी किसी फोरम पे बात करता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ, वो है अखलाकियात। आपको अखलाकी तौर पे अपने आप को इतना ऊंचा रखने की ज़रूरत है इस टाइम। आपको अपने आप को अखलाकी तौर पे ऐसा बनाना है कि आप जब बात करते हैं तो कम से कम पता चलना चाहिए कि अगर अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो पता चले कि अशरफुल मखलूक़ात की जो एक नस्ल है उसमें से कोई एक बंदा बात कर रहा है।
ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर तनकीद करते हैं तो आगे से उसका जवाब गाली में आता है। मेरे इस मोबाइल के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी गालियां दिखा सकता हूं कि आप अपने कानों को हाथ लगा देंगे। लेकिन एक ही मिशन है, एक ही कोशिश है कि इस दुनिया से हर इंसान ने चले जाना है। जाते जाते अगर कुछ लोगों को भी हम अखलाकियात का, अपने हकूक़ के हसूल का या अपने फ़राइज़ की अदायगी का हम कोई सबक दे जाएं या उनको तालीम दे जाएं तो ये मेरे ख़्याल से मेरे लिए बहुत थैंक यू। होगा। ये जी आपने सर की बातें सुनी और मुझे अब तक की जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।